हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था, हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अमाउंट और जो नंबर है डीएनए पे उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। और हम करेंगे साइटोकाइनेसिस कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। जैसे कि अगर हमने न्यूक्लियस का डिवीजन हमने कर लिया है, कैरियोकाइनेसिस के जो 4 स्टेप्स थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनके बारे में हमने डिटेलिंग में पढ़ लिया है कल के लेक्चर में। आज उसको रिवाइज करते हुए हम साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन कर देंगे, साइटोकाइनेसिस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अमाउंट और नंबर ऑफ डीएनए पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। सो बेसिकली अगर हम कल की बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। मतलब 2n था डिप्लॉइडी सेल की, तो 2 सेल्स जो डिवाइड होंगी उनमें भी 2n डिप्लॉइडी ही आएगी। ठीक है, तो ये होता है माइटोसिस का प्रोसेस। अगर मियोसिस की बात करें, हम जो अगला इसके बाद पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, मियोसिस में क्या होगा, 2n से अगर मुझे n बनानी है प्लॉइडी, 2 सेल्स जो है डिवाइड करके आए हैं, ठीक है, बेसिकली 4 सेल्स बनेंगे मियोसिस में। ठीक है, तो उनकी अगर मुझे प्लॉइडी n बनानी है, मुझे प्लॉइडी n बनानी है 2n से n, ठीक है, तो मैं करूँगी मियोसिस का प्रोसेस। अगर मुझे प्लॉइडी को रिटेन रखना है, 2n से 2n ही रखना है, तो मैं माइटोसिस का प्रोसेस कर रही थी, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सबसे पहला आता है कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस करने के लिए हमें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स की ज़रूरत होगी। तो क्रोमेटिन को मैं सबसे पहले क्रोमोसोम्स में कंडेंस करूँगी, ठीक है, प्रोफेज में इनिशिएशन कर दूंगी, शुरू कर दूंगी कंडेंस करना। डन, ये होगा प्रोफेज में। और एस्टर निकलने लग जाएंगे, मतलब एस्टर बनने लग जाएंगे। सेंट्रोजोम है, उससे एस्टर बनने लग जाएंगे, फिर एस्टर से स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाएंगे। ये हो रहा था प्रोफेज में। डन, और न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने देखा तो ये नहीं दिखी हमें प्रोफेज में, डिसअपियर हो गई। न्यूक्लियर एनवलप था, वो भी टूटना शुरू हो गया, इनिशिएशन हो गया टूटने का उसके न्यूक्लियर एनवलप का। तो ये था प्रोफेज में। ठीक है, अब जो हमने स्पिंडल फाइबर्स बनाए थे वो काम कहाँ आएंगे, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज का मार्क कौन करेगा स्टार्ट, कि अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। ये कौन सी होगी, लास्ट क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवलप टूट गया था, न्यूक्लियर एनवलप टूट गया था। अब पता लग गया है कि हम मेटाफेज में आ गए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज। अब मेटाफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक मेटाफिजिक प्लेट दिखेगी, ठीक है, इक्वेटर पर, मतलब इस तरीके से ये सेल है, इसके इक्वेटर पर मेटाफिजिक प्लेट दिखेगी। इमेजिनरी लाइन बोला गया है इसको, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो ये मेटाफिजिक प्लेट दिखेगी हमें इक्वेटर पर। और सबसे ज़्यादा कंडेंस दिखेंगे क्रोमोसोम्स, कि हम अच्छे से उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर पाएँ क्रोमोसोम्स की। डन, तो ये मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, मेटाफिजिक प्लेट दिखना। ऐसे नहीं दिखती है, इमेजिनरी लाइन होती है। और इससे क्या अटैच्ड होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। डन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को, ठीक है। हाँ जी, अब उसके बाद हमारा आता है एनाफेज। अब हमने स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच्ड करवा लिए, अब उन दोनों को खींचना भी तो पड़ेगा, पोल्स पर भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि पोल्स पर कौन है, हमारा एस्टर है। तो एस्टर स्पिंडल फाइबर बना के हमें पोल्स पर लाना पड़ेगा हमारे क्रोमोसोम्स को। पोल्स पर क्यों लाना है, क्योंकि 2 सेल्स में डिवाइड भी तो करना है। ऐसे नहीं सेंटर में रखेंगे दोनों में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, पोल्स पर लाएंगे, पोल्स पर ला के दोनों सेल्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पोल्स पर लाने के लिए हम उन दोनों क्रोमोसोम्स की एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर, ठीक है। अब वो सिस्टर क्रोमेटिड जब 2 डॉटर सेल्स में जाएगी, वो एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगी। हाँ जी, वो एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगी सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो एक क्रोमोसोम है, हाँ जी, ठीक है, तो जो एक क्रोमोसोम है उसको ही बोला जाता है एक डीएनए। अब डिपेंड करेगा कि एक क्रोमोसोम कौन से फेज में क्या है। अगर मैं जीवन की बात करूँ तो इसको बोलते हैं जीवन की बात करूँ तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, तो इसको बोलेंगे हम एक डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक डीएनए बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैं एस फेज की बात करूँ तो इस तरीके का कुछ दिखता है वहाँ पर, मान लो ये है, तो एस फेज में रेप्लिकेट हो जाएगा ना ये, हाँ जी। अगर एस फेज की बाद की बेसिकली G2 में, तो G2 में मुझे इस तरीके के दिखेंगे, ये क्रोमोसोम दिखेंगे। तो इसमें 2 डीएनए है, क्यों, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, जो कि अलग अलग हमारे सेल्स में बट जाएंगे।
ठीक है जी। तो इस तरीके से बात करते हैं हम। हाँ जी, उसके बाद हम थे एनाफेज पे। तो एनाफेज उसके बाद आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, अब हमें सेल को डिवाइड करना है, जो सेल है वो डिवाइड करना है, दोनों को साइटोकाइनेसिस करनी है। तो हमें कंडीशंस पहले जैसी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मली क्रोमेटिन मिलता है, तो हम अनकंडेंस करेंगे क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिन में, ठीक है। तो ये टीलोफेज में कर रहे होंगे। बाकी जो भी प्रोफेज में गायब हुई थी ऑर्गेनेलीज वो वापस आ जाएंगी हमारे टीलोफेज में। डन। और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनने शुरू हो जाएगी। तो बोला गया है कि टीलोफेज का जो न्यूक्लियस है ना, वो इंटरफेज के न्यूक्लियस से मैच करता है, ठीक है। क्योंकि हमें उसके बाद डिवाइड करना है दो सेल्स को, साइटोकाइनेसिस करनी है, तो हमें इंटरफेज जैसा न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैचिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन दिख रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमने कैरियोकाइनेसिस कर ली है, दोनों के पोल्स पर पड़े हैं, क्या पड़े हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन अनकंडेंस होकर, मतलब क्रोमोसोम्स अनकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाकर दोनों के पोल्स पर पड़ा है, ठीक है। क्योंकि हमने पोल्स पर खींचा था ना एनाफेज में, तो ये था यहाँ पर पोल्स पर ये दोनों पड़े हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से ये पोल्स पर पड़े हैं तो मुझे इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इनको दो सेल्स में बांटेंगे, ठीक है, दो सेल्स में बांटेंगे। तो डिवाइड कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का तो कर लिया। तो साइटोकाइनेसिस आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो सेल्स में डिवाइड कर रहे होंगे। डन। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म बोला गया है यहाँ पर, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल। हमने कैरियोकाइनेसिस कर ली है, हमने न्यूक्लियस डबल कर लिया है, तो अब काम किसका है, साइटोप्लाज्म का डबल करने का। तो साइटोकाइनेसिस डिवीजन है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए इनटू टू डॉटर सेल्स फॉलोइंग कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस होती कब है, बिगिंस आफ्टर द एंड ऑफ माइटोसिस, मतलब टीलोफेज के बाद। सिंपल सी बात है, कैरियोकाइनेसिस खत्म हुई है तभी होगी। इट एंश्योर ईच डॉटर सेल्स गेट अ न्यूक्लियस। एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिला है या नहीं मिला है, दोनों को मिलना चाहिए ना डॉटर सेल्स को, ठीक है। अ प्रॉपर शेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम अमाउंट होनी चाहिए, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म की भी। डन, ठीक है। और ऑर्गेनेलीज भी सेम, मतलब ऑर्गेनेलीज एक प्रॉपरली जितनी उसमें गई हैं उतनी इसमें जानी चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस दो अलग अलग तरीके की होती है। क्यों भाई, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्यों? बेसिकली अगर मैं बात करूं एनिमल सेल, उसके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आराम से दो सेल्स में डिवाइड कर दूंगी। बट प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग, तो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब मुझे कुछ और मेथड अपनाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। एनिमल सेल्स में हम क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल्स में नॉर्मली कुछ नहीं करना है हमें। ये सेल है, इसके अंदर फरो बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो, वेट, हाँ, इस तरीके से इसको बोला जाता है फरो मेथड। इस तरीके, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो हम उसको अंदर की तरफ ऐसे धसेंगे और वो दो सेल्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड कर देगी। सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस दिख रहा है सबको, ये कैरियोकाइनेसिस हुआ ये दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने कर लिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है, क्योंकि हमने टीलोफेज में अनकंडेंस किया है ना क्रोमोसोम्स को। अब क्या करा, एनिमल सेल में फरो बनाई, फरो बनाकर हमने इस तरीके से रखा एनिमल सेल को, हाँ जी, इस तरीके से एनिमल सेल को रखा, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐसे बनाया, डन। अब ये फरो बनाई, अब क्या हुआ, ये तो हमने फर्स्ट में बनाई, अब दूसरी क्या करेंगे, हम फरो को डीप करेंगे, मतलब और ज़्यादा अंदर धसेंगे, और ज़्यादा अंदर करेंगे फरो को, तो और ज़्यादा अंदर कर दी फरो, ठीक है, और ज़्यादा, ठीक है। अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये दोनों, ये वाली है, ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये दो डॉटर सेल्स में टूट जाएगा उस स्टेज पर, ठीक है। इस तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। बट प्लांट सेल क्या है, उसके बाहर एक साइटोप्लाज्म है, तो हम ये नहीं कर सकते, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके बाहर एक सेल वॉल है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल का काम ही है स्टिफ बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना,
ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं रखता है प्लांट सेल को सेल वॉल, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है तो हम फरो नहीं बना सकते हैं प्लांट सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर फरो नहीं बनेगी, ठीक है, तो हमें कुछ और मेथड अपनाना पड़ेगा। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। सेंट्रीपिटल क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो अगर हम इस साइड जा रहे हैं इसके, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ जा रहे हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है, और अगर मैं इधर आ रही हूँ इसके इधर, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल इज लाइक ये जो हमारा सेल है इसके इधर जाऊंगी तो मैं सेंट्रीपिटल, मतलब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस किया, या इसको बोल सकते हैं फरो मेथड। डन। तो क्या था, हमारे पास एक सेल था हमारा जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, अब साइटोकाइनेसिस करनी है। साइटोकाइनेसिस करने के लिए मैं एक फरो बनाऊंगी, फरो उसको और ज़्यादा डीपन करेंगे फरो को कि जब तक वो यहाँ मिल ना जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, समझ गए होगे किस तरीके से, और 2 डॉटर सेल्स में हमारा सेल डिवाइड हो जाएगा। इसको बोला गया है सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस या एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस या फरो मेथड। ओके, इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। चलो, बोला गया है एनिमल सेल्स में क्लीवेज फरो फॉर्म, मतलब इस तरीके से हमारी फरो बनती है। साइटोकाइनेसिस अकर्स वाया कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंस्ट्रिक्शन बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे यार खींच रहे हैं ना, अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो बोला गया है अंदर की तरफ खींचने को कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ क्लीवेज फरो फॉर्म्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब उसको सेंटर तक लेके जाना पड़ेगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलाना है। इट डीपन्स ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली पिंचेस इनटू द 2 सेल्स, और ज़्यादा डीप होती रहेगी और 2 सेल्स में टूट जाएगी, ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, पिंचेस द सेल इनटू 2। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर। पेरिफेरी क्या होता है, सरफेस से लेकर सेंटर तक, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस और फरो मेथड, ठीक है। तो ये था, क्योंकि एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम फरो बना सकते हैं। डन। ओके, तो ये था हमारा एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस। फिर अगर मैं बात करूँ इन प्लांट सेल्स कोई भाई फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अब मुझे प्लांट सेल्स में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्लांट सेल्स में मैं करूँगी सेल प्लेट का फॉर्मेशन। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, मिडल लैमेला करेगी। कैसे करेगी वो जानते हैं। सबसे पहले देखो, मिडल लैमेला सबको याद है किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। तो ये मेरा प्लांट सेल है, दिख रहा होगा क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है बाहर की तरफ, तो ये प्लांट सेल हुआ, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है। अब मैं क्या करवाऊंगी, कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे करवाऊंगी, इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब यहाँ से बाहर की तरफ करवा रहे होंगे हम कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन। डन। कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन करवाकर फिर हम बनाएंगे मिडल लैमेला, मतलब मिडल लैमेला वही कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन हो गया तो मिडल लैमेला बन गई, तो ये मिडल लैमेला बन गई। डन। तो ये मिडल लैमेला बन गई, ठीक है। तो कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन इनर टू आउटर, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, इनर टू आउटर हम करवा देंगे कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन। हाँ जी, ओके। तो मिडल लैमेला की सेल प्लेट बन गई, इसको बोला जाता है सेल प्लेट। तो ये थी मिडल लैमेला की सेल प्लेट। अब क्या हुआ, ये मिडल लैमेला की सेल प्लेट क्या करेगी, यहाँ देखो इसने क्या किया, यहाँ सेल वॉल आ गई, यहाँ भी सेल वॉल आ गई, इधर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो रहा। इस तरीके से सेल प्लेट बन गई, ये मिडल लैमेला की डिपोजिशन की मदद से। ऐसे हो गई हमारी जो सेल वॉल थी वो यहाँ से ऐसे डिवाइड हो गई, ठीक है, और यहाँ से सेल वॉल ऐसे डिवाइड हो गई मिडल लैमेला की वजह से। तो मिडल लैमेला की सेल प्लेट बनाने की वजह से हमने डिवाइड कर लिया प्लांट सेल को इस तरीके से, ठीक है। दिख रहा है सबको। एनिमल सेल में क्या था, हमने फरो बनाई, बाहर से अंदर की तरफ, पेरिफेरी टू द सेंटर, और यहाँ से सेंटर टू पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल। डन। इस तरीके से हमने प्लांट सेल को भी साइटोकाइनेसिस कर लिया। बोला गया है अ सेल प्लेट फॉर्म्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। द सेल प्लेट ग्रोज आउटवर्ड टू जॉइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटवर्ड हो रही है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज्वाइन कर ले। इट बिकम्स द मिडल लैमेला एंड अ पार्ट ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का पार्ट बन जाएगी बाद में। ऑब्वियसली हमें पता है कि मिडल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल होती है, उससे जुड़ती है।
द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। डन। सॉरी, हाँ जी। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है यहाँ पर। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोले तो हम ये पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोले कि गोल्जी बॉडी जो है वो फॉर्म करती है मिडल लेमिला को। ये हमने गोल्जी बॉडी पढ़ते वक्त भी पढ़ा था। गोल्जी बॉडी बनाती है मिडल लेमिला। डन। और एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स फॉर्म्स द कॉन्स्ट्रिक्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अच्छे से पढ़ना है। बाकी अभी इतना याद रखते हैं कि भाई एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो काम करते हैं। डन। एक्टिन एंड मायोसिन माइक्रो फिलामेंट्स हैं ये दोनों। ये क्या करते हैं इसके बारे में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ने वाले हैं। डन। माइक्रो फिलामेंट्स तो पता है हमें, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स so form constriction in the plasma membrane, actin and myosin myofilaments microfilaments। ओके, तो ये थी साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में क्या किया हमने, फरो बनाई। ठीक है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनाई, यहाँ सेल वॉल आ गई, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, दोनों सेल में डिवीजन हो गई। डन। इस तरीके से अब हम करेंगे कुछ अमाउंट एंड नंबर पे क्वेश्चन, जिससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, इससे पहले एक चीज़ रह गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या हुई, मल्टी मतलब मोर देन वन, न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर सेल। कैसे होगी ये न्यूक्लियस की मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिंपल सी बात है, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा और उसके अंदर कैरोकाइनेसिस चलती रहेगी तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। दैट्स इट। यही था कि सेल है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है उसका, और उसके अंदर कैरोकाइनेसिस चलती जा रही है, तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। उसको बोला गया मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कैसे होंगे, देखो ये तो सेल था, इसका मेन कहा था कि भाई मैं तो डिवाइड करूंगा, बट किसी रीज़न की वजह से इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। अब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई तो हमारे पास ये ऐसे सेल डिवाइड नहीं किया तो और ज़्यादा न्यूक्लियर की डिवीजन होने लग गई और बहुत सारे न्यूक्लियस बनने लग गए। ये सिनसाइशियम बोलते हैं इसको, सिनसाइशियम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये नारियल पानी में मिल सकती है, स्केलेटल मसल्स में मिलती है, ठीक है, टेपिटम में मिलता है। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, तो बोला गया है ड्यूरिंग द G1 phase a human somatic cell has 46 chromosomes and 46 DNA molecules, 23 chromosomes and 23 DNA molecules, 46 chromosomes and 92 DNA molecules, 92 chromosomes and 92 DNA molecules। देखो G1 phase में तुम्हें क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, ये वाले दिखते हैं ना भाई, वेट, कैसे दिखते हैं, ये वाले नहीं दिखते, हाँ जी ये वाले दिखते हैं ना। अब इसको ही क्या बोल रहे हैं, डीएनए। इसको ही क्या बोल रहे हैं, डीएनए। एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम्स को डीएनए, एक क्रोमोसोम होता है ना उसको डीएनए बोलते हैं। ठीक है, जो एक क्रोमोसोम होता है उसको डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया है ड्यूरिंग द G1 फेज एक ह्यूमन सोमेटिक सेल है, मतलब ह्यूमन सोमेटिक सेल बोले तो 2N वाला, तो इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होंगे और भी, हाँ जी इसके अंदर और भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एक ह्यूमन सोमेटिक सेल है तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो उसके अंदर अब बेसिकली G1 फेज में हमें ऐसा सेल मिलता है, सॉरी ऐसा क्रोमोसोम मिलता है, तो अगर एक ये क्रोमोसोम है तो 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 46 ही क्रोमोसोम्स है और 46 ही डीएनए मॉलिक्यूल्स है। 46 क्रोमोसोम्स है, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स है। डन। बट यही क्वेश्चन अगर हमें G2 फेज के बारे में पूछा जाता तो आंसर बदल जाता। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे भैया, फिर हम एक क्रोमेटिड जो होती ना, क्योंकि देखो आगे जाके G2 फेज में 2 सेल्स डिवाइड कर जाएंगे तो उसमें जो एक क्रोमेटिड होगी वो क्रोमोसोम की तरह काम करेगी, तो एक क्रोमेटिड एक डीएनए का काम करेगी फिर। डन। तो इसीलिए 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे G2 फेज में और 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड उस फेज में। ठीक है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम इसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 ही डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, तो
बोला गया है 46 क्रोमोसोम्स हैं एंड 46 ही डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। दोबारा से समझे अच्छे से। देखो तो अगर मैं बात करूँ जीवन में तुम्हें कैसे क्रोमोसोम्स दिखते हैं, कुछ इस तरीके से नहीं होते क्रोमोसोम्स। हाँ जी, वेट, हम एक खाली पेज लेते हैं। अगर मैं एक जीवन फेज की बात करूं, अगर जीवन फेज की बात करूं, जीवन फेज में क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये होगा एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये होगा एक क्रोमोसोम, ठीक है, और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है मान लो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, जिनके ऊपर करेक्टर तो सेम होता है पर जीन्स डिफरेंट फॉर्म्स के प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब करेक्टर सेम है पर फॉर्म्स डिफरेंट है। लाइक टॉल का है एक पर टॉल का प्रेजेंट है, एक पर ए प्रेजेंट है, तो एक पर स्मॉल ए प्रेजेंट है, ठीक है। इसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है जी। अब ये जीवन फेज में मैं इस एक को बोल रही हूँ क्रोमोसोम, इस एक को क्या बोल रही हूँ, क्रोमोसोम, ठीक है। ये होता है एक क्रोमोसोम। और एक क्रोमोसोम क्या होता है, मान लो 1 क्रोमोसोम है तो एक 1 डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, वो 1 डीएनए, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए। डन, सिंपल सी बात है, एक क्रोमोसोम एक डीएनए का होगा, ये होता है। अब G2 फेज में अगर मैं आ गई, G2 फेज में, हाँ जी, अगर G2 फेज में आ गई तो क्रोमोसोम्स S फेज में रेप्लिकेट होंगे ना। तो S फेज में रेप्लिकेट होने के बाद मुझे एक क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है मान लो, ठीक है। अब ये एक क्रोमोसोम है, इसकी जो एक सिस्टर क्रोमेटिड होगी, ये वाली, इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड होगी, ये आगे जाके सेल्स में जाएगी। ये आगे जाके सेल्स में, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा, क्या होता है, इस तरीके से एक ये जाएगी इस सेल में और ये दूसरी वाली किस में जाएगी, दूसरे सेल में जाएगी, दूसरी वाली दूसरे सेल में जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये होगा ना, हाँ जी, यहाँ पर एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये होगी। तो इसीलिए G2 फेज में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्रोमोसोम तो एक ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये क्रोमोसोम तो एक ही है, 1 क्रोमोसोम। बट इसके अंदर कितनी है, 92 क्रोमेटिड्स। अगर एक क्रोमोसोम है तो इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगी। मैं 46 अगर लेते हैं तो 92 होंगी, तो इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगी, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगी, 2 क्रोमेटिड्स होंगी एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अब ये 2 क्रोमेटिड्स होंगी तो मैं इसको बोलूँगी 2 डीएनए। क्यों भाई, क्योंकि ये आगे जाके तो डॉटर सेल्स का डीएनए तो यही बनेंगी ना। ये देखो ऐसे होता है ना, आगे जाके तो डॉटर सेल्स में बटेंगी तो डीएनए तो यही बनेंगी। तो G2 फेज में ये होता है। S फेज में भी अगर मेरे को कोई पूछे कितने प्रेजेंट हैं, तो मैं 90, मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में, 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 92 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगी S फेज में। तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 92 होंगे। डन, तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेन्स 3.2 पिकोग्राम्स, पिकोग्राम्स क्या हो गया, हमारे पास अमाउंट दे रखी है डीएनए की। पिकोग्राम इज 10⁻⁻12, ठीक है, ये होता है पिकोग्राम, ठीक है। तो पिकोग्राम्स 10⁻⁻12 मतलब पीको बोलते हैं इसको, ठीक है, पीको, 10⁻⁻12 पीको, ठीक है। तो इफ अ ह्यूमन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल कंटेन 3.2 पिकोग्राम्स, पिको मतलब 10⁻12 और ग्राम्स लगा हुआ है, ऑफ डीएनए, ठीक है, अमाउंट इतना कुछ वो नहीं है, ऑफ अ डीएनए इन जीवन फेज। जीवन फेज में 3.2 पिकोग्राम्स है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज में, कितनी अमाउंट होगी, डबल हो जाती है ना अमाउंट। S फेज में रेप्लिकेट करके डबल नहीं हो जाती अमाउंट, ठीक है, नंबर सेम रहता है। तो G2 फेज में इसका डबल कर देंगे, 3.2 इंटू 2 कितना हुआ, 6.4,
तो कितनी हो गई अमाउंट, 6.4 पिकोग्राम अमाउंट हो गई। डन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। आफ्टर माइटोसिस इन ईच डॉटर सेल, आफ्टर माइटोसिस में क्या होता है भाई साहब, 2C नहीं जाता है। अगर देखो एस फेज में, यहां पर हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ये जीवन में था, जीवन में क्या होता है 4C, ठीक है, सॉरी जीवन में होता है 2C। एस फेज में वो डबल होकर बन जाता है 4C, ठीक है। फिर हमारे G2 में भी 4C रहेगा, ठीक है। और जब दो डॉटर सेल्स में जाएगा तो अमाउंट क्या हो जाएगी, 2C और 2C। डन। तो ये जीवन फेज का था, ये जीवन फेज में, ये S में हो जाता है और ये G2 में रहता है। और जो ये दो डॉटर सेल्स हैं, तो ये 2C, ये दो डॉटर सेल्स हो गई। डन। ये 2 डॉटर सेल्स हो गई। ओके, इस तरीके से होता है काम। तो आफ्टर माइटोसिस कितना मिलेगा, दोनों में कितना मिलेगा, इन ईच डॉटर सेल 3.2 पिकोग्राम ही मिलेगा, 3.2 पिकोग्राम मिलेगा, ठीक है। एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज में पढ़ के आए हैं यार, एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस पर सेल। अब देखो मेटाफेज में अगर मैं बात करूं, तो अभी दोनों जो सेल है हमारे पास 6.4 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई 6.4 पिकोग्राम क्यों मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी सेल में डिवीजन नहीं हुआ है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, अभी सेल में डिवीजन नहीं हुआ है क्रोमोसोम्स का। तो एट मेटाफेज मेरे पास अभी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, कौन से वाले, इस तरीके के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। डन। तो अभी मेरे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुई हैं, तो इसीलिए मेरे को 6.4 पिकोग्राम ही मिलेगा, क्योंकि मेटाफेज अभी चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस चल रहा है अभी, ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ है। ओके। इन वन क्रोमेटिड ड्यूरिंग मेटाफेज, हाँ जी, इन वन क्रोमेटिड ड्यूरिंग मेटाफेज, एक क्रोमेटिड में देखो पूरे के पूरे जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो करते हैं 3.2 पिकोग्राम्स कंटेन, ठीक है। तो बोला गया है एक क्रोमेटिड में कितना होगा, 46 क्रोमेटिड्स, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें कितनी क्रोमेटिड्स होंगी, 92 क्रोमेटिड्स होंगी, 92 क्रोमेटिड्स होंगी। डन। और पूरा का पूरा अमाउंट कितना है, अभी पूरा का पूरा अमाउंट कितना है मेटाफेज में, 6.4 है। तो 6.4 डिवाइडेड बाय 92 विल बी द आंसर। अब इसको सॉल्व करते रहना, जो भी आंसर आएगा निकाल के कर लेना, ठीक है। क्यों, 6.4 टोटल अमाउंट था, पूछा है पर एक क्रोमेटिड में कितना मिलेगा, और पूरी टोटल कितनी है, 92 क्रोमेटिड्स है, ठीक है। डन। तो समझ आ गया होगा सबको कि जीवन फेज में क्योंकि डबल हो जाती है अमाउंट, तो 3.2 इंटू 2 कर दिया हमने, तो बन गया हमारे पास 6.4 पिकोग्राम। आफ्टर माइटोसिस इन ईच डॉटर सेल, ऑब्वियसली हमने ये समझा कि 2C ही जाता है, तो 3.2 पिकोग्राम एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस 6.4 पिकोग्राम, मतलब अभी सेल में कितना प्रेजेंट है, 6.4 पिकोग्राम। इन वन क्रोमेटिड ड्यूरिंग मेटाफेज 6.4 को 92 से कर देंगे, क्योंकि टोटल 92 क्रोमेटिड्स हैं और टोटल कितना है, 6.4 है, ठीक है। ओके, तो ये था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन डीएनए, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, टोटल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, यही तो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ डीएनए कंटेंट इन G1 इज 3.2 पिकोग्राम, उतना ही कंटेंट है 3.2 पिकोग्राम, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन डीएनए ड्यूरिंग एस फेज। सो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, परसेंटेज इंक्रीज हुआ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसी तरीके से तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा। कैसे इंक्रीज हुआ, देखो जो फाइनल था और जितना चेंज आया, मतलब ये चेंज हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज बाय इनिशियल,
ठीक है, जितना चेंज हुआ उतने को मैंने इनिशियल से डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी डीएनए कंटेंट इन जीवन में क्या है 3.2 पिकोग्राम है, तो बोला क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन डीएनए ड्यूरिंग एस फेज, तो एस फेज में डीएनए डबल हो जाएगा, 6.4 पिकोग्राम हो जाएगा। तो 6.4 पिकोग्राम हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी देखो, तो 6.4 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो अगर मैं 6.4 माइनस 3.2 कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है 3.2 ही बचता है, सिंपल सी बात है। और 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 100 कर दिया तो ये 1 रह गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू 100 रह गया, 100 रह गया। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो गया 100%। ठीक है, बोलते हैं कि 100% इंक्रीज हो गया है, 100% इंक्रीज हो गया है। डन, 100% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सेकंड पूछा गया है डीएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज। सिंथेसाइज का क्या मतलब हुआ, मेरे पास ये एक प्रेजेंट था, ठीक है, तो एक मैंने ये सिंथेसाइज करवाया। ठीक है, तो अगर एक सिंथेसाइज करवाया, मान लो एक जो ये प्रेजेंट था ये था 1 और इसकी अमाउंट भी क्या थी 1। ठीक है, तो मैंने सिंथेसाइज कितना करवाया, ये वाला ही तो करवाया, ये तो पहले से प्रेजेंट था, तो हमारा क्या आएगा आंसर 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3.2 पिकोग्राम पहले से ही प्रेजेंट था डीएनए कंटेंट, तो मैंने डबल कितना करवाया है, मैंने सिंथेसाइज कितना करवाया है स्पेस में 3.2 पिकोग्राम और करवा लिया, क्योंकि उतना ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हुआ इन पिकोग्राम 3.2 पिकोग्राम, फिर टोटल मिलकर कितना बनेगा 6.4 पिकोग्राम। उसमें से पहले मौजूद था 3.2 और जो अब करवाया है वो है 3.2, दोनों को मिलाकर बना 6.4। डन, तो ये था ये वाला क्वेश्चन का आंसर। डीएनए कंटेंट ट्रैकिंग थ्रू माइटोसिस। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन सोमेटिक सेल्स एंटर माइटोसिस विद 6.4 पिकोग्राम डीएनए। जो ह्यूमन सोमेटिक सेल है वो माइटोसिस में एम फेज में एंटर करता है, उसके पास 6.4 पिकोग्राम डीएनए होता है। कैलकुलेट डीएनए कंटेंट इन, डीएनए कंटेंट बताओ किसमें कितना होगा। तो प्रो फेज में अभी कुछ नहीं हुआ है, डिवीजन नहीं हुई है, तो कितना ही प्रेजेंट होगा, जितना था उतना ही तो प्रेजेंट होगा, तो 6.4 पिकोग्राम, 6.4 पिकोग्राम। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है तो 6.4 पिकोग्राम। एनाफेज में पूछा है पर डॉटर पोल, पर डॉटर पोल की अगर मैं बात करूं मतलब दोनों पोल्स पे कितना पहुंच गया है। ठीक है, तो अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों अलग हो गई हैं तो 3 पिकोग्राम एक सिस्टर क्रोमेटिड लेती है, मतलब एक पेयर जो भी है हमारे पास, और 3.2 पिकोग्राम कितने लेंगी दूसरी डॉटर पोल पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए पर डॉटर पोल की बात करें तो 3.2 पिकोग्राम। ठीक है, ये अमाउंट में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको दो डॉटर पोल से, मतलब देखो सिंपल सी बात है, जब हम एनाफेज में थे, मान लो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे तो इस तरीके से थे ना यार, वो ये स्पिंडल फाइबर्स थे, तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड हुई, ऐसे लगे हुए थे। और अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेल्स में डिवाइड करना है तो ये 46 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। अब ये 46 क्रोमेटिड्स हैं, तो ये ही आगे जाके इसको हम क्या बोलेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, इतना पता है हमें, क्रोमोसोम्स बोलते हैं क्रोमेटिड्स को ही। अगर हम G2 फेज के बाद अगर डिवाइड करते हैं तो ये इस तरीके से रहेंगी ना। तो पूछा है पर डॉटर पोल पे, इसको हमने पोल पर खींच लिया है, तो पोल पर खींच लिया है तो 3.2 पिकोग्राम रहेगा ना, आधा हो गया ना ये। ठीक है, पूरे में कितना था 6.4, अगर डिवाइड करके कितना हो गया 3.2 पिकोग्राम। टीलोफेज पर डॉटर न्यूक्लियाई सेम, टीलोफेज पर डॉटर न्यूक्लियाई में भी कितना रहेगा अमाउंट 3.2 पिकोग्राम। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो। इस वाली स्लाइड पे वापस आते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था, ये वाला बनाया ना हमने, ये 2C मान लो क्या है 3.2 पिकोग्राम है। ठीक है, डबल होकर एस फेज में कितना हुआ 6.4 पिकोग्राम। अभी G2 में कितना रहा 6.4 पिकोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर
जब ये 2 सेल्स में डिवाइड हुआ तो कितना होगा, ये 2C दोबारा से रिटेन हो जाएगा, 3.2 पिकोग्राम, यहाँ पर भी 3.2 पिकोग्राम, यहाँ पर भी। दैट्स इट, यही था, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ह्यूमन हैप्लॉइड सेल, सोमेटिक सेल कंटेन्स 3.4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, ठीक है, इन G1 फेज। 3.4 पिकोग्राम है इन G1 फेज में। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सेल। बोला है कि क्या टोटल अमाउंट होगी डीएनए की सेल में ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज आने से पहले मैं 3.4 को 6, जो भी इसका क्या होगा 6.8, इसको डबल नहीं करूँगी, डबल करना पड़ेगा ना, तो ही तो मैं 2 में 3.4 कर पाऊंगी। तो अगर मैं इसको मेटाफेज आने से पहले, मतलब जब इंटरफेज में मैं इसको डबल करके लाऊंगी अमाउंट को, हाँ जी, जो G2 होगा उसमें अमाउंट डबल रहेगी, उसके बाद मैं डिवीजन में जाऊंगी। बट अभी मेटाफेज में तो चल रहा है ना डिवीजन, तो मेटाफेज में हमें कितना दिखेगा 6.8 पिकोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सोमेटिक सेल ऑफ अ प्लांट स्पीशीज विद 2n इज इक्वल टू 24। सोमेटिक सेल है, मतलब कितनी डिप्लॉइडी कितनी है, 2n है, 2n इज इक्वल टू 24 एंड ईच क्रोमेटिड्स कंटेन 1 डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, क्योंकि आगे जाके अगर क्रोमेटिड्स बनेंगी तो वो ही क्रोमोसोम्स कहलाएंगी, ठीक है, और उनमें ही एक डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक है, कितने होंगे, 2n इज इक्वल टू 24 है, ठीक है, और ईच क्रोमेटिड कंटेन्स 1 डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब ये है ना, तो एक क्रोमेटिड जो होगी वो एक डीएनए बोला गया है, एक क्रोमेटिड एक डीएनए मॉलिक्यूल है। डन। और 2n कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। अगर 2n 24 है तो n कितना होगा 12, हाँ जी, n कितना होगा 12। तो अगर 24 2n है तो क्रोमेटिड्स कितनी होगी, बेसिकली क्रोमोसोम्स कितने हैं, 24 है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, मतलब n 12 हुआ तो क्रोमोसोम्स कितने हुए, मतलब ये n है तो n इज इक्वल टू 12, ये 2n हो गया तो 2n इज इक्वल टू 24। अगर 24 है तो क्रोमेटिड्स कितनी होंगी, 48 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगी, 48 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हुई ना, मेटाफेज की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग मेटाफेज 48 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हुई, तो आंसर क्या हुआ 48, ठीक है। जैसे कि एक सिस्टर जो एक डीएनए हो, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, बेसिकली क्रोमोसोम्स में एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती हैं तो 24 क्रोमोसोम्स में 48 होंगी, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। और बोला गया है एक क्रोमेटिड एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब 48 डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। डन, ये क्वेश्चन था। फिर कहते हैं अ सोमेटिक ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। एक सोमेटिक ह्यूमन सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इतने ही होते हैं नॉर्मली भी। एंड एंटर्स माइटोसिस विद 6.4 पिकोग्राम। माइटोसिस में एंटर करता है 6.4 पिकोग्राम डीएनए के साथ। डन। हाउ मच डीएनए विल ईच डॉटर सेल कंटेन आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करने के बाद कितना होगा दोनों के पास अमाउंट, ठीक है। तो अगर 6.4 पिकोग्राम किस में है, माइटोसिस में एंटर करने से पहले है, मतलब इंटरफेज में डबल हुआ होगा ना, ठीक है, तो कितना डीएनए कंटेंट होगा, आधा कर दो इसको दोनों टोटल सेल्स में, 3.2 पिकोग्राम 3.2 पिकोग्राम, दैट्स इट, यही सिंपल सी बात थी। During the cell cycle of an organism, DNA amount per cell is measured and found to increase from 2C to 4C. क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द सेल साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब सेल साइकिल चल रही है तो डीएनए अमाउंट पर सेल्स इज मेजर्ड। हमने डीएनए की अमाउंट मेजर की और देखा कि वो 2C से 4C हो गई है। दिस इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच फेज, किस फेज में होगी, जीवन में, नहीं भाई जीवन में क्यों होगी, जीवन में तो हमें 2C अमाउंट दिखती है, ठीक है। एस फेज में, हाँ जी, 2C से 4C नहीं हो जाती अमाउंट, ठीक है, ये था एक, तो एक और नहीं बन जाता है। G2 में भी दिखती है, बट बोला गया है हमें सबसे पहले अमाउंट परसेंट इज मेजर्ड एंड फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 2C टू 4C, तो कौन से फेज में दिख रही है, हाँ जी, एस फेज में दिख रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस फेज इज योर आंसर। डन। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं नॉर्मल से। फिर बोलते हैं इन अ स्पीशीज
G1 न्यूक्लियाई कंटेन 2.4 पिकोग्राम डीएनए। G1 का न्यूक्लियस था, अगर 2C है तो यहाँ पर क्या बोला गया है 2.4 पिकोग्राम बोला गया है इसको, ठीक है। हाउ मच डीएनए इज फाउंड पर न्यूक्लियस इन द G2 फेज। G2 फेज में कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है। G2 फेज से पहले S फेज भी आएगा जिसमें सिंथेसिस होगी, अब डबल हो जाएगी अमाउंट, ठीक है। तो अगर ये 2.5 था तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 से, अमाउंट डबल नहीं हुई तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 5, 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो अब G2 फेज में कितना मिलेगा हमें 5 पिकोग्राम, तो 5 इज योर आंसर। क्या करेंगे 2.5 इंटू 2 कर देंगे, डबल हो जाएगी ना अमाउंट, सिंपल सी बात है, इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर G2 फेज। इफ अ सेल हैज 6 क्रोमोसोम्स, अगर एक सेल के पास 6 क्रोमोसोम्स है और 6 पिकोग्राम ही डीएनए है इन G1 फेज, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन द मेटा फेज। ओके, समझते हैं। बेसिकली 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और 6 पिकोग्राम डीएनए प्रेजेंट है। अगर 6 पिकोग्राम डीएनए प्रेजेंट है तो ये डबल हो जाएगा इंटरफेज में, सिंपल सी बात है, 12 पिकोग्राम हो जाएगा, 12 पिकोग्राम हो जाएगा डीएनए, ठीक है। अब 12 पिकोग्राम हो जाएगा तो हमें मेटाफेज में कितना दिखेगा 12 पिकोग्राम डीएनए, ठीक है, 12 पिकोग्राम डीएनए दिखेगा मेटाफेज में। और एक और चीज़ भी हो जाएगी कि अगर ये मेरा ये मेरा क्रोमोसोम्स था G1 का, तो G2 में क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा। तो हमारी क्रोमेटिड्स का नंबर भी तो बढ़ा, मतलब नंबर नहीं बढ़ा है, ऐसे 2n से 2n ही रहा है सेल, बट क्रोमेटिड्स का नंबर बढ़ा है। मतलब ये था एक क्रोमोसोम, अब ये एक क्रोमोसोम है, बस इसमें 2 क्रोमेटिड्स हो गई हैं, ये बात हो गई है, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम था G1 का, ये एक क्रोमोसोम है G2 का, इसमें क्या है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, डन। अब हम मेटाफेज पढ़ के आए हैं तो तुम्हें क्रोमोसोम ऐसा दिखता है ना, ठीक है। और इनको बेसिकली जो हमारा एक ये क्रोमेटिड है इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए, ठीक है। क्योंकि आगे जाके 2 सेल्स में यही जाएगा, ये जाएगा तो एक क्रोमोसोम यही बनेगा आगे जाके। अभी ये क्रोमोसोम है पूरा, बट आगे जाके जो सेल में 2 डिवाइड होंगे वो एक क्रोमेटिड बनेगा, एक क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम को हम क्या बोल रहे हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, हाँ जी, एक डीएनए है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 6 क्रोमोसोम्स होंगे मेटाफेज में, 6 क्रोमोसोम्स होंगे, ये नहीं 6 क्रोमोसोम्स होंगे बट 12 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। आंसर इज दिस। सो 6 क्रोमोसोम्स होंगे बट 12 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, डन। ये आंसर था, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें कितनी क्रोमेटिड्स हुई, 12 क्रोमेटिड्स हुई, 12 क्रोमेटिड्स हुई तो 12 डीएनए मॉलिक्यूल हुई। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ये जो एक क्रोमेटिड है यही तो जाएगी एक सेल में और बाकी सारी एक यहाँ से जाएंगी। तो एक क्रोमेटिड यहाँ पर जाकर ऐसे ऐसे, मतलब जो भी बना लो जैसे बनानी है, हाँ जी, तो वही तो जाएंगी सेल में। तो ये 6 इस सेल में चली जाएंगी, 6 उस सेल में चली जाएंगी, ठीक है। तो नंबर सेम रहेगा, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 6 पिकोग्राम डीएनए G1 में था तो G1 में 12 होगा, G1 से जब हम G2 में जाएंगे तो 12 हो जाएगा, बट 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगी उसमें कितना जाएगा, 6 पिकोग्राम ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इन अ डिप्लॉयड एनिमल स्पीशीज द सोमेटिक सेल हैज 2n इज इक्वल टू 10, मतलब एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें हमारे पास 2n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। मतलब n कितना हुआ, 5 हुए। ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ माइटोसिस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। बोला गया है डिप्लॉयड एनिमल स्पीशीज है जिसमें सोमेटिक सेल हैज 2n इज इक्वल टू 10, ठीक है। टीलोफेज के ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ द माइटोसिस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियर। नंबर तो सेम ही रहेगा ना ब्रदर, नंबर तो सेम ही रहेगा। अगर 2n इज इक्वल टू 10 था डिप्लॉयड सेल में तो हमारे पास जो हमारे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी 2n इज इक्वल टू 10 होगा, बट फ़र्क कितना होगा कि जो हमारा डिप्लॉयड सेल था, मान लो ये था वो, ठीक है, ये था, तो अब इसको बोलेंगे क्रोमोसोम, पहले इसको क्रोमोसोम बोल रहे थे, इसको क्रोमोसोम बोलेंगे, डन। इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना फर्क आ सकता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियाई 10 क्रोमोसोम्स एंड 10 डीएनए मॉलिक्यूल्स। कैसे, क्योंकि इसको ही बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स, तो यही हैं 10 प्रेजेंट जो हमारे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम और एक ही डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये 10 क्रोमोसोम्स हो गए और 10 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, डन।
In a diploid organism, the DNA content per cell is measured at various stages. If S phase starts as 2.5 picogram, अगर S phase पे 2.5 picogram starts at 2.5 picogram and ends at 5 picogram, मतलब पहले जीवन में कितना था 2.5 था, फिर वो S में गया, फिर वो क्या हुआ 5 पे गया, 5 मतलब 5 पिकोग्राम, मतलब डबल हो गया ना, सिंपल सी बात है। सिंथेसिस फेज में 2.5 था, 2.5 हमने सिंथेसाइज करवा लिया। व्हाट इज द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इन अर्ली प्रोफेज? अर्ली प्रोफेज में कितना होगा यार, सिंपल सी बात है, अभी कुछ नहीं डिवीजन हुआ है तो उतना ही रहेगा, ठीक है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है तो उतना ही रहेगा, 5 पिकोग्राम इज द आंसर, दैट्स इट। ये क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है, खुद ट्राई करोगे अच्छे से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जो हमने किए ये क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चंस थे। अब हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी और डीपीपी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आज, वो भी अच्छे से सॉल्व करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे किस में क्या कर रहे हैं। बस एक चीज़ को आराम से ध्यान रखना है, अगर कोई सेल जीवन में है तो जीवन में तुम क्रोमोसोम किसको बोल रहे हो? इसको, ठीक है, जीवन में है मतलब नॉर्मल सेल पड़ी है तो उसको क्या बोल रहे हैं? जीवन में क्रोमोसोम, इसको बोल रहे हैं। फिर G2 में जब मैंने डबल कर दिया है कंटेंट, तो डबल करके जब मैं क्या बोल रही हूँ? इसको बोल रही हूँ क्रोमोसोम, ये होता है क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम्स पे 2 क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं जिसमें से एक जाएगी एक सेल में और दूसरी जाएगी दूसरे सेल में, ठीक है। अब क्या बनेंगे? हमारे वैसे जीवन जैसे सेल दोबारा बन जाएंगे, नॉर्मल सेल्स दोबारा बन जाएंगे। अब मैं इसको क्रोमोसोम बोलूँगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि G2 फेज में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो क्रोमेटिड्स का नंबर बताना है। अगर जीवन में पूछा हो तो एक ही क्रोमेटिड, यहाँ क्रोमोसोम एक ही है इसको, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे पूछा कि ह्यूमन सेल्स में G2 फेज में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो 92 क्रोमेटिड्स होंगी ना, इसीलिए 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स। अगर मुझसे पूछा जीवन फेज में तो 46, क्योंकि अभी तक हमारे पास 46 क्रोमेटिड्स ही हैं। डन, ऐसे होते हैं क्वेश्चन ये वाले सॉल्व, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, तो अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होंगे। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। बोलते हैं कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है, यहीं पे सब कुछ ड्रामा दिख रहा है, डिवीजन हो रही है, ये सब चीज़ें हमें यहीं पर दिख रही हैं। ओके, हाँ जी, तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम। नंबर बोला है, अमाउंट नहीं बोली है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इक्वेशनल डिवीजन, मतलब 2n से 2n ही जाना है, ठीक है। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस एंड बी इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. बोलते हैं कोई ऐसे clear cut line नहीं है इन स्टेजेस के बीच में कि भाई प्रोफेज खत्म हो गया है चलो मेटाफेज आ ही गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई क्लियर कट लाइंस नहीं बनी हुई है कि प्रोफेज है इसके बाद मेटाफेज आ रहा है, इसके बाद एनाफेज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बाउंड्री नहीं बना दी है कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज आ गया है चलो भाई एनाफेज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे चलता है प्रोसेस चलने दे रहे हो। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. Prophase, which is the first stage of karyokinesis of the mitosis, follows by the S and G2 phases of interphase. First stage है karyokinesis का. In the S and G2 phases, the new DNA molecules forms are not distinct but intertwined. ठीक है, distinct नहीं हुए थे, मतलब क्रोमोसोम से एक distinct form हो गई ना, क्रोमेटिन ऐसे उलझा हुआ धागा है, क्रोमेटिन ऐसे उलझा हुआ धागा है, बट क्रोमोसोम इस तरीके से बन गए यार, ठीक है। तो बोलते हैं एस फेज और G2 फेज में भी जो हमारा इंटरफेज बोला गया है उसमें सिर्फ क्रोमेटिन प्रेजेंट था, तभी क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो गए हैं। तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, जो हमने सेंट्रोसोम था उसको डुप्लीकेट किया था ना एस फेज में, याद है ना, सबको रिवाइज कर रहे हो तो अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। नाउ बिगिन्स टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम इधर चले जाते थे ना, हाँ जी, फिर इसके अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते थे और इन कंबाइन को बोलते हैं एस्टर, हाँ जी, एस्टर की फॉर्मेशन होना, फिर उससे क्या निकलता है, स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है जी। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। हमें पता कैसे लगेगा कि कंप्लीट हो गया है हमारा प्रोफेज?
Chromosomal material contains to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. Centrosome, which had undergone depletion during interphase, begins to move towards opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out mitotubules called esters. ठीक है, the two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. Done. Cells at the end of prophase, which when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulums, nucleolus and the nuclear envelope. फिर आता है मेटाफेज. अर्ली प्रोफेज देख लो यार तुम, ठीक है, क्रोमेटिन दिख रहा है अभी, बट लास्ट में आते आते हमें क्रोमोसोम्स दिखने शुरू हो जाएंगे. मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस. कि अब जो हमारी जो न्यूक्लियर एनवेलप है अच्छे से टूट चुकी है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स बाहर फैलेंगे तो भी तो क्रोमोसोम्स लगे हैं मेटाफिजिक प्लेट पर, ठीक है. Chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. Condensation of the chromosomes is completed. They can be observed under clearly microscope. This then is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. At the stage, metaphase chromosomes is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. ठीक है. स्मॉल डिस्क शेप काइनेटोकोर्स, दिस स्ट्रक्चर्स सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स. काइनेटोकोर क्या काम कर रहे हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच किसके थ्रू होंगे, काइनेटोकोर के थ्रू होंगे हमारे सेंट्रोमियर से, ठीक है. उसके बाद दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स एंड मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल. हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर. जो हमारे मेटाफेज क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से एक मेटाफेजिक प्लेट पर लग जाएंगे इक्वेटर पर, ठीक है. कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल, मतलब जो वो पोल पर गए हुए हैं ना, यहाँ पर ऐसे स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है. डन. इस तरीके से क्रोमोसोम्स कनेक्टेड है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है. ये देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ऐसे मेटाफेज, ठीक है. हाँ, कहाँ थे हम, तो मेटाफेजिक प्लेट. The key features of the metaphase are spindle fibers attached to the kinetochore of the chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and aligned along metaphasic plate. याद रखना है कि मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पर लगते हैं, अभी एनाफेज की तरह खींचने शुरू नहीं हुए हैं, सिर्फ एक सेंटर पर लग जाते हैं, ठीक है. At onset of the anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate is split. ठीक है, टूटने शुरू हो गए. क्रोमेटिड्स इधर, क्रोमेटिड्स, ठीक है. बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पर जाएंगे क्योंकि हमें डिवाइड करना है, साइटोकाइनेसिस तो करनी है. ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट. द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड. मतलब समझते हैं, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब जो ये आर्म, मतलब ये क्रोमोसोम है, ये इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड है, तो इसकी आर्म्स ऐसे हो गई ना, ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब ये स्पिंडल फाइबर हो गया तो उसके पीछे पीछे खिंचती हुई चली गई ना वो. ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब यही हो गया, पीछे पीछे आ रही है उसके ऐसे इसके साथ, ठीक है. तो ये स्पिंडल फाइबर हो गया, ये उसकी आर्म हो गई, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई ना, ठीक है. सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से होगी, तो आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड, इसका मतलब ये है. 10 एनाफेज स्टेजेस करेक्टराइज. ये देखो इस तरीके से ये आर्म्स हो गई, ठीक है. वेट, हाँ, ये देखो इस तरीके से खिंचती हुई चली गई स्पिंडल फाइबर के पास. Following key events, centromere split and chromatids separate. Chromatids move to opposite pole. That's it. Telophase at the beginning of final stage of karyokinesis. Telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and their individuality. The individual chromosomes can no longer be seen and each set of chromatin material बन गया है, uncondense हो गए हैं, ठीक है. या यहाँ बोला गया है decondense बोला है, ठीक है. This is the stage which shows the following key events. Chromosomes का cluster at opposite spindle poles and their identity is known as discrete elements. अब वो क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं, अब वो दोबारा से डीकंडेंस होकर हमें क्रोमेटिन का धागा दिख रहा है, ठीक है, जो भी था, ठीक है. न्यूक्लियर एनवेलप आ जाती है वापस, जो कि प्रोफेज में उड़ गई थी, ठीक है, टूट गई थी. ओके, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने लग जाता है दोबारा से. साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस, हाँ यहाँ देखो ये था टीलोफेज और ये हमारा था इंटरफेज, तो लग रहे हैं ना थोड़े सेम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्रोमेटिन दिख रहा है, यहाँ पर क्रोमेटिन तो दिख ही रहा है आराम से. Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into two daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm. Cell divide हो जाता है साइटोकाइनेसिस करके, ठीक है. In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow. Furrow बन जाती है in the plasma membrane. This furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two.
प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल, जो कि नहीं उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है. Therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts in the center of the cell and grows outwards, ठीक है, हाँ, outwards to meet the existing lateral walls. The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids gets distributed between two daughter cells, ठीक है. In some organism, karyokinesis is not followed by the cytokinesis as a result of multinucleated, like liquid endosperm होता है in coconut, ठीक है. सेंसाइशियम कंडीशन बोलते हैं मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब जब न्यूक्लियर डिवीजन तो चल रहे हैं सेल के अंदर बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है. सो हाँ जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप सबको अच्छा लगा होगा. डीपीपी मिल जाएगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, वो सॉल्व करने हैं. साइटोकाइनेसिस पे क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करने हैं. कल के लेक्चर में हम समझ रहे होंगे कि 2n से n कैसे बनाएंगे हम सेल को, ठीक है. अच्छे से पहले रिवाइज करेंगे माइटोसिस को दोबारा से, और 2n से n बनाने के प्रोसीजर मतलब मियोसिस को पढ़ेंगे, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करो बायोबैटी को.